नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुकात रखती हूँ जहाँ की लड़कियाँ डॉक्टर बनने के लिए सपना देखा करती हैं, मगर उनके सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। मैं डॉक्टर बनकर अपने ख्वाबों को मैं पूरा करना चाहती थी। मैं एक बहुत ही ईमानदार और इज़्ज़तदार घराने की बेटी हूँ। मेरे ख़ानदान में घर से बाहर कमाने जाने वाली लड़कियों को इज्जत नहीं दी जाती थी। अगर परिवार में कोई गरीब होता था तो बाकी परिवार के लोग उनकी मदद कर देते थे, मगर औरतों को बाहर कमाने जाने नहीं देते थे। इस रस्म और अजीबोगरीब सिस्टम को तोड़ने वाले मेरे पिताजी थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मर्जी की शादी की। मेरे मामा जी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और मेरे पिताजी भी बिजनेस करने के लिए शहर आए थे, जिन्होंने अपनी पसंद से शादी करने के बाद शहर में ही शिफ्ट हो गए। मैं पैदा हुई तो मेरी माँ की मौत हो गई। मेरे पिताजी और मामा जी बिजनेस में एक अच्छे पार्टनर थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मामा जी की मौत के बाद पिताजी बिल्कुल टूट गए थे। उनको अब इतना भी होश नहीं रहता था। पिताजी को तो मेरा ध्यान भी कभी नहीं आया। मेरे खानदान वालों ने ही मेरी परवरिश की। मैं अपनी दादी के पास ही रही। इस तंग माहौल में जहाँ सांस लेने में भी घुटन होती थी, वहीं मेरी एक बुआ थी जो एबनॉर्मल थी, जिन्हें कभी अपने कमरों से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। जब मैं बड़ी हुई, मुझे उन्हें देखकर बहुत अफसोस होता था और बहुत हमदर्दी भी। सब लोग बुआ को पागल कहते थे, मगर मेरे साथ बुआ बहुत खुश रहती थी और हम आपस में बहुत सारी बातें करते थे। मेरे पिताजी मुझे महीने में एक बार ही अपने साथ शहर ले जाते थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। आप लोग को तवज्जो हो रहा होगा, मगर मेरी दूसरी माँ बहुत अच्छी थी, शायद मेरी जन्म लेने वाली माँ से भी। मेरी दूसरी माँ ने पिताजी से कहा, हम श्वेता को यहीं अपने साथ रख लेते हैं। उस वक्त मैं 13 साल की थी। मेरे खानदान के लोगों ने मेरी शादी की बातें करना शुरू कर दिए थे, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि इतनी कम उम्र में मेरी शादी हो जाए। मेरे पिताजी मुझे अपने साथ शहर ले आए। मैं जब शहर में आई तो मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं पागल लोगों का इलाज करूं। मेरे खानदान वालों को जब इसका पता चला तो मेरे घर में कयामत आ गई। मेरी दादी तो बहुत ही गुस्से में आ गई थी और मेरे ताऊजी ने तो रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। लेकिन मेरे पिताजी ने ये ठान लिया था कि वो परिवार वालों की बातों पर नहीं जाएंगे। मेरे पिताजी मेरे सारे सपने को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी और कहा, जैसा तू करना चाहती है वैसा तू कर। ऐसे ही मेरे 5 साल बहुत ही मुश्किल से कटे थे। यह बात घर में सभी को पता था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी और मैं एक डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। इसलिए खानदान वालों ने मुझे अछूत समझते थे, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे और ना ही मेरी परवाह थी उनको। लेकिन फिर भी मैं अपने मकसद में कामयाब होना चाहती थी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि मैंने अपनी मंजिल को आज पा भी लिया। आज मैं अपने मुकाम पर पहुँच चुकी हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और आज मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को ही अपना प्रोफेशन बना चुकी हूँ। यह पागल लोग मुझे बुरे नहीं लगते हैं, मैं इनको अपना मानती हूँ। कई पागल मरीज मेरे इलाज के बाद बिल्कुल सेहतमंद बन चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की कहानी को शेयर करना चाहती हूँ। आगरा के अस्पताल में जवान लड़कियों के बच्चेदानी के साथ क्या खेल खेला जा रहा था, यह राज सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर इन लड़कियों के बच्चेदानी का क्या इस्तेमाल में ली जाती थी। मुंबई से लेकर आगरा तक का सफ़र मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं कभी भी यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मुझ पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाकर और मेरी काबिलियत पर झूठे सवाल खड़ा कर कर
मेरा यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे। डॉक्टर श्वेता, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। पहला कि आपका लाइसेंस रद्द करके मीडिया पर क्रैश कर दें, जिसकी वजह से तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो जाए और यहाँ मुंबई में किसी भी अस्पताल में आपको कोई जॉब न मिले। और दूसरा रास्ता है कि आपका ट्रांसफ़र करवा दिया जाए, जिस वजह से आपकी इज्जत भी बच जाएगी और हमारे अस्पताल का नाम भी खराब नहीं होगा। पर मेरे खिलाफ लगाए गए झूठे इल्ज़ामों को सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मगर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ट्रांसफ़र वाली ही ऑप्शन को मैंने चूज़ कर लिया। क्योंकि मेरे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था, मजबूरन मुझे आगरा के हॉस्पिटल आना ही पड़ा। यहाँ आने से पहले ही यहाँ की काफ़ी कहानी मैं सुन चुकी थी। यहाँ आने से डॉक्टर सोचते थे ज्वाइन करने से अच्छा है अपनी नौकरी को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था। और दूसरी बात यह भी थी कि यहाँ बहुत ही खतरनाक पागल मरीजों को रखा जाता था। इससे पहले जिन पागल खाने में मैं काम करती थी, वहाँ वैसे मरीजों को रखा जाता था जिनका इलाज पॉसिबल था, मगर यहाँ तो सुना है कि लाइलाज बीमारी वाले पागलों को भी रखा जाता है जिनका कोई इलाज ही नहीं है। वहाँ जाने से पहले ही मैं वहाँ की कहानियाँ मैं सुन चुकी थी, मेरे कानों तक आ चुकी थी। जिसने भी इस अस्पताल के बारे में सुना था वह मुझे वहाँ जाने से रोक रहे थे, मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो मैं सबके सामने जलील हो जाती, पर मुझ पर लगाए गए सभी आरोप सबके सामने पेश कर दिए जाते। मैं बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार साबित हो जाती। इससे बेहतर यही था कि मैं आगरा के अस्पताल में ट्रांसफ़र ले चली जाऊं। इसलिए मैं आगरा आने के लिए राज़ी हो गई थी। शाम के वक्त तक मैं आगरा के हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। यहाँ का माहौल मैंने आते ही देख लिया था। मैंने जब एंट्री ली तभी एक कैदी महिला मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ गई थी कि मेरा यहाँ बहुत ही मुश्किल वक्त गुजरने वाला है। मैंने जाते ही अपना चार्ज संभाल लिया था। मैं चाहती तो 2-3 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकती थी, मगर मैंने सोचा काम तो करना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बेहतर यही होगा कि मैं आज ही ज्वाइन कर। पागल खाने के पास ही डॉक्टर स्टाफ का हॉस्टल भी बना हुआ था। वहाँ कोई भी मुंबई का नहीं था। लोगों को बहुत हैरत हुई, मैं इतनी बड़ी मुंबई शहर को छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ। मुझे किसी से भी दोस्ती करना ज़्यादा पसंद नहीं की। मैं बस अपने काम से ही काम रखती थी। मेरा काम बस पागल औरतों का इलाज करना था। सबसे खतरनाक पागलों को बेड़ियों में रखा जाता था और जंजीरों में बांधा जाता था ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। मेरी ड्यूटी अभी दिमागी बीमारी औरतों का इलाज करना था। जो बहुत ही खतरनाक पागल औरतें होती थीं, उनके लिए मेल टीम डॉक्टर को रखा जाता था। मेल डॉक्टर के अलावा वहाँ कोई और नहीं जा सकता था। मैं बहुत लगन और मेहनत से अपने मरीजों का इलाज करती रही। मेरी एक मरीज लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह मेरे इलाज और मेरा उस पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो रही थी और मैं अक्सर उसे अपने साथ ही ऑफिस में बिठा लिया करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, श्वेता तुम्हें पता है वो जो बड़ा डॉक्टर है आया है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जानबूझकर बहुत जोर जोर से टीके लगाता है, यहाँ बाजू में लगाता है। वह लड़की मुझे अपना दोस्त समझती थी, इसलिए वह मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती रहती। उसका नाम रिंकी था। मैंने उसे पूछा, कौन सा बड़ा डॉक्टर? वह कहने लगी, वह रोज़ मेरे दोस्तों को कहीं लेकर जाता है। मैं उसको अपने कमरे की खिड़की से चुपचाप खड़ी होकर देखती हूँ। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। मैंने सोचा किसी डॉक्टर को क्या पड़ी होगी जो आधी रात किसी पागल औरतों का इलाज करने चला आएगा।
फिर वह लड़की रोज रोज एक ही बातें को कहने लगी। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि वह तो धीरे धीरे बहुत सेहतमंद और बिल्कुल ठीक होती जा रही है। हो सकता है वो ठीक कह रही हो। उस रात मैं हॉस्टल जाने के बजाय मैं पागल खाने में ही रिंकी के वार्ड में ही रुक गई। ठीक रात के 1 बजे अचानक आवाज़ आने लगी। रिंकी मुझे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिला रही थी और मुझे खिड़की की तरफ देखने का इशारा कर रही थी। मैंने उसके साथ खिड़की की तरफ देखा। मेरी नींद से बंद आंखें एकदम से खुल गई। मैंने अपनी आंखें मलते हुए बाहर देखा। देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक डॉक्टर ही था जो नीचे वाली वार्ड से एक लड़की को खींचता हुआ अपने साथ लेकर जा रहा था। मैंने उस डॉक्टर का चेहरा तो नहीं देखा, पता नहीं वो कौन सा डॉक्टर था। और रात इस वक्त वो पागल लड़की को वह क्यों लेकर जा रहा था? क्या इलाज करने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए? मैं दूसरी तरफ सोचना नहीं चाहती थी, मगर जो हालात मैंने देखा वो मुझे उस ओर ही इशारा कर रहा था। न जाने यह क्या खेल और ये कब से चल रहा है। बेचारी रिंकी तो मुझे रोज बताती थी, मगर मैं ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करती थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि डॉक्टर ही अपने मरीज का फ़ायदा उठा रहा था। अगले दिन मैं रिंकी की वार्ड में जानबूझकर मैं रुक गई। लेकिन जो इस बार जो लड़की थी वह कल वाली नहीं थी, वो कोई और थी। और 2 डॉक्टर उसे खींचते हुए और खचरते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। हैरत की बात तो यह भी थी कि वो लड़की कुछ कह नहीं रही थी और चुपचाप उन लोगों के साथ जा रही थी। वो लड़की शोर क्यों नहीं मचा रही थी? फिर मुझे ख्याल आया, वो लड़की शोर कैसे मचा सकती थी? वह तो पागल थी, उसे अपना क्या होश होगा। मैं भाग कर नीचे गई और उन डॉक्टर के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर जी, आप इतनी रात को इस पागल लड़की को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह दोनों डॉक्टर मुझे घबरा कर देखने लगे। मुकेश जो सीनियर डॉक्टर थे वह मुझसे कहने लगे, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इलाज के लिए इसे लेकर जाऊँगा ना। वह मेरे सामने उस लड़की को अपने साथ लेकर चले गए। सीनियर डॉक्टर थे इसलिए मैं भी चुप रह गई। कई रातों तक यह सिलसिला चलता ही रहा। मैं यही देखती रही कि सीनियर डॉक्टर अपने साथ एक और डॉक्टर को लेकर आते और अपने साथ किसी न किसी पागल औरतों को अपने साथ ले जाते। न मैं उन्हें रोक सकती थी और ना ही वो डॉक्टर उन्हें रोक सकते थे जो उस रात को ड्यूटी में होते थे। मैंने उन डॉक्टर से कहा कि तुम इन्हें जाने क्यों देते हो? डॉक्टर मुझसे बोलने लगे, सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर मुकेश, इनके आगे बोलने और रोकने की ज़रूरत कोई नहीं कर सकता है। मैंने पूछा, अच्छा तो ठीक है, आपको ये तो पता होगा ना कि इस वक्त डॉक्टर क्या करते थे उनके साथ? मगर उन डॉक्टरों को भी कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं शक में तो पड़ ही चुकी थी कि आखिर ऐसा कौन सा इलाज है जो रात को ही होता है। मैं वार्डन को मैंने बताया तो उन पर भी मेरी शिकायत का कोई असर नहीं पड़ा और कहा गया कि डॉक्टर मुकेश का इलाज करने का अपना तरीका है, इनमें मैं और हम कुछ नहीं कर सकते। कोई को भी इस बात की कोई बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी क्योंकि वो पागल लड़की थी। लेकिन उसकी भी कोई अपनी इज्जत होती है। कैसे कोई इस तरह हाथ पकड़कर यूं ही खींचकर किसी को लेकर जा सकता है? मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि मैं उन लड़कियों के लिए कुछ करूं। मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि मेरी ड्यूटी इसी वार्ड में लगा दी जाए, लेकिन उसे भी साफ इनकार हो गया। कहा गया वहाँ बहुत ही खतरनाक औरतें रहती हैं जो पागल हैं, आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगी। मैं मायूस होकर
हर तरफ से मेरा रास्ता बंद हो चुका था। न जाने वह कौन सा राज था और वह डॉक्टर न जाने क्या करते थे उनके साथ। कोई भी मेरी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। फिर अंत में मैंने सोचा कि क्यों ना उन लड़कियों को जिन्हें वो डॉक्टर अपने साथ ले जाया करते थे उनका मैं टेस्ट करूं, क्योंकि वो लड़कियां खुद तो कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। उनका टेस्ट हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि उनके साथ गलत हुआ है या नहीं। मैं दोबारा उस वार्ड में गई और वहाँ के डॉक्टर को मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम उन बड़े डॉक्टर से इन पागलों लड़कियों के खातिर क्यों पंगा लेना चाहती हो। मैंने कहा, मैं पागलों की डॉक्टर हूँ तो मैं उन्हीं के बारे में सोचूंगी ना। फिर मैंने उन लड़कियों को टेस्ट करने के लिए एक एक करके अपने रूम में बुलवाया। जब मैंने उनके कपड़े हटाकर देखे तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उन लड़कियों के पेट पर टाके लगे हुए थे जैसे कोई ऑपरेशन हुआ हो। मैं उन सभी लड़कियों में यही चीज़ को नोटिस कर रही थी। सभी में एक ही चीज़ कॉमन था, जिन्हें वो डॉक्टर लेकर अपने साथ गए थे, और बाकी जो लड़कियां वार्ड में थी वो सभी ठीक थी। मैं देखकर चौंक गई थी कि आखिर डॉक्टर मुकेश किस तरह का इलाज करते हैं इन लड़कियों का। फिर मैंने उन लड़कियों का चेकअप किया और टेस्ट किया आगे। जब टेस्ट का रिपोर्ट सामने आया तो उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन हट गई। रिपोर्ट के मुताबिक सभी लड़कियों के बच्चेदानी गायब थे। मैंने बाकी लड़कियों का भी टेस्ट करवाया, उनका भी रिजल्ट एक ही समान थे। अब तो मैं सही मायने में चकरा कर रह गई थी कि आखिर डॉक्टर मुकेश और उनकी टीम क्या कर रहे हैं। आखिर मासूम लड़कियों के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने सोचा सबूत तो सारे मेरे ही पास है। अस्पताल के हेड के पास जाकर उनको इन सारी सच्चाई मैं बता दूं कि डॉक्टर मुकेश और इन लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं और कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं उन पर। मैं बहुत जोश और उम्मीद के साथ उठी, लेकिन फिर आधे रास्ते ही मैं जाकर रुक गई। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि डॉक्टर मुकेश इन बच्चेदानी को निकाल कर करते क्या है। आखिर उनका मकसद क्या है, पहले मैं इसका पता लगा लूं। मैं चुपचाप रह गई। अब मुझे इस बारे में मालूम करना था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो अस्पताल के आधे से ज़्यादा लोग इस बात को जानते हैं। ऐसा मुझे उन लड़कियों के टेस्ट करवाने के बाद पता चला था। उन सब ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की ताकि मैं इन मामलों से दूर रहूं। वो बड़े डॉक्टर हैं और यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। उन लोगों से टक्कर लेना मतलब इस अस्पताल से अपनी नौकरी से हाथ धो लेना था। इस वजह से कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। यानी अब जो भी करना था मुझे खुद ही करना था। अगले दिन अस्पताल में एक नई लड़की को लाया गया। उस लड़की को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं उस लड़की को जानती थी, बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। मैं उस लड़की को देखकर मुझे सब कुछ याद आने लगा था। वो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जो पहले मेरा इंटरव्यू ले चुकी थी। उस लड़की को मैं अपनी कहानी सुना चुकी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैं अपने आज के कामों का जायज़ा लेने लगी। मुझे राउंड पर भी जाना था। मैं जैसे ही अपने कमरे से निकली तो वो रिपोर्टर मेरे पास आती हुई दिखाई दी और मुझसे कहने लगी कि आपसे ज़रूरी बातें करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहने लगी, यहाँ नहीं, कहीं और बातें करते हैं। ऐसा करते हैं, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपसे फ़ोन पर ही बात कर लूँगी। उसका अंदाज़ देखकर मैं चौंक गई थी। मैंने उसको अपना फ़ोन नंबर दे दिया। वो लड़की नंबर लेने के बाद थैंक यू कहकर जोर से भाग गई वहाँ से। मुझे इस अस्पताल में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मगर मेरी लगन और काबिलियत के कारण मुझे जल्द ही इस अस्पताल का इंचार्ज दे दिया गया था। मैं काफ़ी दिनों से इस अस्पताल में ये नोट कर रही थी कि कुछ तो ज़रूर गलत हो रहा है।
मेरा शक मुझे बार बार इशारे कर रहा था कि मेरे साथ कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जब कोई अव्वल नंबर पर पहुंच जाता है तो हादसों की भी कोई कमी नहीं होती। मुझ पर तो सब मुंह पर मेरे थे, लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा था जो मैं कुछ नहीं कह सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। होश तो मुझे तब आया जब पानी सर के ऊपर जा चुका था। मुझ पर संगीन करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया था, क्योंकि अस्पताल का सारा इंचार्ज मेरे पास ही था। सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी, इसलिए मुझे सोच समझकर फंसाया गया था। कुछ दिन पहले ही अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए डोनेशन किया गया था, जिस पर मेरे ही सिग्नेचर थे। मुझे खुद ही मेल करके कहा गया था कि मैं इतनी रकम को भेंट करूं, लेकिन बाद में पता चला कि वह अकाउंट फेक था जिससे मेल आया था। सारी वाक्यों में मिर्च मसाला लगाकर इसे रिपोर्टर लड़की ने पेश किया था। मुझे वह लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ वो लड़की मेरा पर्सनल इंटरव्यू लेने आई थी और अब मेरे बारे में न जाने टीवी पर कैसे कैसे न्यूज़ को ब्रेक कर दी। इसी लड़की ने मुंबई में भी मुझे फंसाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मुंबई से मेरा ट्रांसफ़र आगरा कर दिया गया था। यह लड़की यहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ कर रही थी। मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार इसी लड़की को मानती थी। इसी लड़की की वजह से तो मैं यहाँ आई थी। यह लड़की यहाँ क्या कर रही थी और इसको कौन यहाँ एडमिट करवा कर चला गया था? 3 महीने पहले की बात थी जब वो लड़की मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन उस वक्त तो यह बिल्कुल ठीक थी और मेरे खिलाफ साजिश करने वालों का साथ दे रही थी। मगर अब वह लड़की बीमार होकर यहाँ एडमिट हो गई थी। मैं उसके पास गई तो वह मुझे खोई खोई नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा। उसके शरीर पर चोटों के कई निशान थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस लड़की को बहुत मारा गया हो और करंट के झटके दिए गए हों, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। मगर जो कुछ भी हुआ हो, उस लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं अपना बदला लेने के लिए उसके साथ बुरा नहीं कर सकती थी। मैंने उसका इलाज करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इस कोशिश में भी लगी रही कि डॉक्टर मुकेश के राज तक मैं पहुंच जाऊं। मगर मुझे अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो बहुत ही साथिक दिमाग का आदमी था। मेल डॉक्टर के वार्ड में फीमेल डॉक्टर का जाना मना था, क्योंकि वहाँ मेल डॉक्टर ही ज़्यादा होते थे। मैंने काफ़ी बार देखा था कि लड़कियों को मर्दों वाली साइड पर ही लेकर जाया करता था। मैं अब इस इंतज़ार में थी कि वह अगला शिकार कब करेगा, लेकिन अब डॉक्टर मुकेश को मुझ पर शक होने लगा था कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। डॉक्टर मुकेश मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मैं अपने काम से काम रखूँ। अगर मैंने इधर उधर ताका झांकी करने की कोशिश की तो वो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर मुकेश के जाने के बाद मैं काफ़ी देर अपने गुस्से को काबू करने में लगी रही। मैं उनको जवाब देना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ हलक से निकली ही नहीं। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था कि मुझे उनके सामने कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। मैंने देखा कि वह न्यूज़ रिपोर्टर रोशनी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। वह कहने लगी वो बहुत ही गंदा आदमी है जो पता नहीं अब कहाँ चला गया। वो डॉक्टर मुकेश की बातें कर रही थी। मैंने दोपहर की गोली खुद ही अपने हाथ से उसे खिलाई थी। मेरा इरादा था कि मैं उस लड़की को जल्द से जल्द ठीक कर दूँ, ताकि मैं उसे पूछ सकूँ कि उसे यहाँ किसने पहुँचाया और उसके साथ क्या हुआ। उसे इस पागल खाने में किसने भर्ती करवाया। यह सबसे बड़ी बात थी। एक अच्छी खासी इंटेलिजेंट लड़की को दिमाग का मरीज बना दिया। आखिर ऐसा किसने किया? यह एक बहुत बड़ी उलझन की बात थी। रोशनी को जो भी यहाँ छोड़ कर गया होगा, यकीनन उसी ने रोशनी की ऐसी हालत की होगी। फिर मैंने रजिस्टर चेक किया। रिश्तेदार की जगह पर मित्र लिखा हुआ था, यानी कोई दोस्त
रोशनी को यहाँ तक छोड़ कर गया है। रोशनी की दिमाग की हालत अब कुछ ठीक होने लगी थी। इलाज चलते रहने के कारण वो पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती कोई फ़ायदा नहीं था। मैं पूरे दिन रोशनी में ही लगी रहती थी। अब वह दिन भी आ चुका था जिसका मुझे लंबे समय से इंतज़ार था। रोशनी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैंने रोशनी से पूछा, तुम यहाँ कैसे रोशनी? रोशनी ने मुझसे कहा, मैंने आपके साथ गलत किया था, शायद इसलिए मुझे अपनी किए की सज़ा मिली। मेरा काम तो आपको पता ही होगा, मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। मुझे पूरे शहर के पागल खाने की मालूमात लेनी थी और वीडियो बनाती थी, इसलिए मैं फेमस थी, क्योंकि मैं किसी भी हालत में मैं सच को सामने लाना चाहती थी। इसलिए मैं फेस बदल कर यहाँ आई थी ताकि मैं यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकूँ। यहाँ के पागल खाने का माहौल कैसा है? मैं 10 दिन पहले ही यहाँ आकर रुकी थी और इन 10 दिनों में ही मुझे बहुत अजीबोगरीब बातें पता चली। यहाँ की पागल आदमियों के शरीर से अलग अलग पार्ट निकालकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। औरतों और पागल औरतों की शरीर से बच्चेदानी को निकाला जाता है। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था और मेरे पास सबूत भी थे। मैं वापस गई और अपने चैनल के मालिक को मैंने बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सारे सबूत उन्हें समय पर आकर पब्लिश करें। फिर उन्होंने मुझे आपका इंटरव्यू और हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। आप जिस पागल खाने में पहले काम किया करती थी, मैं वहाँ भी वेश बदल कर रही थी, मगर वहाँ ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा था। उस समय मैं आपके यहाँ के हालात के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आपका फ़ोन नंबर लिया था। मैंने चैनल वालों को सब बता दिया था, मगर ये क्या, मैं तो दंग ही रह गई। मुझे कहा गया कि मैं आपके खिलाफ शो करूं, वरना मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने अपनी नौकरी बचाने के खातिर मैंने आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। मैंने जो कुछ भी किया अपने चैनल वालों के कहने पर ही किया। बाद में मुझे पता चला कि आपके खिलाफ एक डॉक्टर ने ही मुझे इस्तेमाल किया। मैंने जब चैनल वालों को धमकी दी कि मैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये सब मुझे पता है और मैं सारी दुनिया को मैं सच बता दूंगी, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बांध कर मेरी याददाश्त मिटाने के लिए मुझे करंट के झटके देने लगे और रोज मुझे पीटते रहे। यहाँ पर मुझे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है, जो पैसों की लालच में मुझे यहाँ छोड़ गया। वो तो मेरा नसीब अच्छा था या मेरी खुदकिस्मती, जो यहाँ मुझे आप जैसी डॉक्टर मिली, जो मुझे पहले जैसे बिल्कुल ठीक कर दिया। रोशनी की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बताया कि मैं आजकल डॉक्टर मुकेश के ही पीछे पड़ी हूँ। वो क्या करते हैं ये सब सच में जानना चाहती हूँ। अब तो मेरी आधी परेशानी तुमने ही हल कर दी है, मुझे बता दिया है कि आखिर वो करते क्या है, लेकिन मुझे ये अभी तक नहीं समझ में आया कि बच्चेदानी निकाल कर वो क्या करते हैं। रोशनी ने मुझसे कहा, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, तुम क्या करोगी? उसने कहा, मैं तो पागल हूँ और पागल तो कुछ भी कर सकता है। मैं डॉक्टर मुकेश के पीछे चली जाऊँगी और सब कुछ पता करके चली आऊँगी, लेकिन उसमें रिस्क और खतरा दोनों ही बहुत ज़्यादा था और मैं रोशनी को जान के खतरों में नहीं डालना चाहती थी। नहीं, कुछ भी हो जाए, रोशनी पहले से ही बहुत खतरा उठा चुकी थी और अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अब मेरे पास एक और अच्छा प्लान है। आइडिया के अकॉर्डिंग सच्चाई हमें खुद ब खुद पता चल जाएगी। मैं अगले दिन मार्केट गई और मार्केट से एक बटन वाला कैमरा खरीद कर लाई और वो कैमरा मैंने रोशनी को दे दिया और उसे वार्ड में भेज दिया जहाँ डॉक्टर मुकेश को राउंड लगाना था। रोशनी बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। मुझे यकीन था कि डॉक्टर मुकेश उस पर एक न एक ध्यान तो ज़रूर देंगे। जैसे ही रात हुई मैंने देखा डॉक्टर मुकेश अपने कमरे से निकलकर दूसरे डॉक्टर के वार्ड में गए और थोड़ी देर बाद वार्ड से एक लड़की को लेकर निकले और वो और कोई नहीं, रोशनी ही थी। मेरा यकीन अब बिल्कुल सच बदल चुका था।
अब आगे की कार्रवाई तो मुझे खुद ही करनी थी। मैं भागकर डॉक्टर मुकेश के पास गई और रोशनी का हाथ छुड़वाते हुए मैंने कहा, आप लोग जो करते हैं वो मरीजों के साथ बहुत गलत करते हैं। इतनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी है। मैं इस लड़की को अब शिकार नहीं होने दूंगी। मेरी इतनी ही बोलने के बाद डॉक्टर मुकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वह दोनों खाली हाथ वहाँ से चले गए थे। मैंने रोशनी से पूछा, क्या काम हो गया? रोशनी ने बोला, हाँ हो गया। मैंने दोनों डॉक्टर की जेब में कैमरा फिक्स कर दिया है। मैं और रोशनी अब लाइव देखने लगे कि मोबाइल पर डॉक्टर मुकेश क्या करते हैं। डॉक्टर मुकेश अपने लेबोरेटरी में अंदर जाकर टेबल पर हाथ जोर से पटकते हुए कहते हैं, इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। यह पिटी सी डॉक्टर हमारा रास्ता रोकी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसका कांटा अब साफ करना ही पड़ेगा। मैं अपने बारे में यह प्लानिंग सुनकर हंस पड़ी। उसको मेरे बारे में पता नहीं था। उस वक्त एक और डॉक्टर उनके कमरे में आए। उनके साथ एक बेहोश लड़की थी। उसे टेबल पर लेटा दिया। आज शायद इस बेचारी लड़की का बच्चेदानी निकालने वाले थे। मेरा दिल कर रहा था मैं भाग कर जाऊं और उस लड़की की जान बचा लूं, लेकिन मैं मजबूर थी। सबूत बनाने के लिए ये ज़रूरी था मैं चुपचाप उसे रिकॉर्डिंग होने दूं। उन्होंने उस लड़की के शरीर से बच्चेदानी निकाल कर एक प्लास्टिक की थैली में रख दिया और पैक कर दिया और उस लड़की को भी टाँका लगा दिया। फिर उसे वहाँ से भिजवा दिया। यह सब मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। ये सबूत डॉक्टर मुकेश को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी था। बाकी की बातें तो अरेस्ट होने के बाद डॉक्टर मुकेश खुद ही पुलिस को बता देंगे। मैं अगले दिन सारी सबूत को पुलिस को देने के बजाय मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर पुलिस भी इससे मिली हुई तो मेरा सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए मैंने पुलिस को देने के बजाय मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और एक तूफ़ान समझ गया। अब पुलिस पर भी दबाव बढ़ गया था। पुलिस को भी डॉक्टर मुकेश को अरेस्ट करना ही पड़ा। डॉक्टर मुकेश ने अपना बयान पुलिस को दिया और अपने बयान के अनुसार उसने यह कहा कि वह ट्रांसजेंडर पर रिसर्च कर रहे थे। वह ट्रांसजेंडर में बच्चेदानी को प्लांट करके पैदाइश करने की कोशिश कर रहे थे। उसने काफ़ी ट्रांसजेंडरों के अंदर उन लड़कियों से निकाले गए बच्चेदानी को ट्रांसप्लांट किया था और आर्टिफिशियल बर्थ के तरीके को अंजाम देना चाहते थे। और जो औरतें बांझ होती थी या किसी वजह से अपने बच्चेदानी को खो देती थी, उन्हें डॉक्टर मुकेश मोटी रकम में बच्चेदानी बेचते थे। अभी तक इन चीज़ों पर रिसर्च चल ही रहा था कि वह सब मेरी नज़र में आ गए थे और मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आगे की कहानी तो मैंने आपको सुना ही दी दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।